व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे रूरल डेवलपमेंट। दो पार्ट्स में मैंने बोला था, बट सिंस आई ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो फिर मुझे लगा कि ये 3 पार्ट्स में पूरा होना चाहिए। 2 में थोड़ा अर्ली होगा और जल्दी होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आज इसका थर्ड पार्ट और हम आज इसको कर लेंगे कंप्लीट। आज हम एमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से उनको टैकल किया जाता है, वो सब भी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। चीजें समाप्त हो जाएंगी। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी आज के सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। देखो, ये जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है, यही हमारा सबसे पहला एमर्जिंग चैलेंज भी था कि अब फार्मर क्या काम ढूंढे अदर देन एग्रीकल्चर, कि क्या वो अपने एग्रीकल्चर को और बढ़ाए या और कुछ नया ट्राई करे। किस तरीके से वो अपने जो बीच में एक लैग आ रहा है, जो जेस्टेशन पीरियड में वो कुछ कमा नहीं पा रहा, यानी कि बीज बोने से लेके फसल उगने के बीच में वो फ्री है, थोड़ा सा वहां पे पैसा नहीं आ रहा, तो वहां पे वो ऐसा क्या करे कि उसका घर चलता रहे, पैसा आता रहे। उसके लिए हमारे पास ये एक नया चैलेंज है। देखो लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू, मार्क कर दूं मैं तुम्हें साथ साथ, आजा भाई जल्दी जल्दी से, रीएलोकेशन ऑफ फार्म प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज और क्रॉप्स। जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको न्यू एक्टिविटीज या क्रॉप्स पे लगाना है ताकि रिस्क कम हो सके, है ना भाई। फसल के ऊपर डिपेंडेंट रहे, पता चला बारिश बहुत ज्यादा आ गई या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो फसल बर्बाद हो सकती है, हो जाएगी, तो फिर कुछ भी नहीं आएगा घर में यार, दिक्कत रहेगी, राइट। इट इज यूजफुल बिकॉज द प्राइस ऑफ ऑल द क्रॉप्स में नॉट ड्रॉप एट द सेम टाइम। इफ वन क्रॉप फेचेस लो रेवेन्यू द अदर में फेच हाई। तो यहाँ पे बात कर रहा है, देखो जरूरी नहीं है कि सारी ही फसल का प्राइस ऊपर नीचे हो जाए। अगर आपने जो फसल बोई है उसका प्राइस कम हो गया तो आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए, एक और क्रॉप भी हो सकती है जिसका शायद प्राइस लो ना हो, वो आपको प्रॉफिट मेंटेन कर देगी, है ना। दस डाइवर्सिफिकेशन हेल्प स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर इनकम बाय लोअरिंग द रिस्क। अब डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके का है। किस किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन है बच्चों? एक तो है कि आप क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करो। क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करने का क्या मतलब है कि आप एक क्रॉप की जगह 2-3 क्रॉप्स ग्रो करने की कोशिश करो। अगर आपके पास लैंड है, मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, तो आप पूरी पे एक फसल ना लगा के थोड़ा एक सिस्टमैटिक मैनर में मल्टी क्रॉपिंग कर लो। इसको बोलते हैं सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग। भाई एक फसल एक्स्ट्रा लगा लो, कुछ और लगा लो जो सेम उसी सीजन में होती हो, उसी लैंड पे उसी रिसोर्सेज के साथ हो जाए आसानी से। तो सिंगल क्रॉपिंग की जगह मल्टी क्रॉपिंग करा जा सकता है। या फिर आप अपनी एक्टिविटीज को ही डाइवर्सिफाई कर सकते हो, यानी सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर के साथ साथ थोड़ा पशुपालन कर लिया, थोड़ा मिल्क से रिलेटेड कोई बिजनेस कर लिया, है ना, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, या फिर आपने कोई इसी तरीके का एक बिजनेस और साथ में ऐड ऑन कर लिया ताकि आपकी इनकम स्टेबलाइज रहे, प्रॉफिट बना रहे, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन implies production of diverse variety of crops rather than one specialized crop. It implies a shift from single cropping to multiple cropping. और उधर क्या लिखा हुआ है, इट इम्प्लाइज अ शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। आप क्रॉप फार्मिंग से अदर एरियाज की तरफ भी देख सकते हो। अदर एरियाज से व्हाट आई मीन इज कि सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं, और चीजें, जैसे मैंने अभी आपको बताया मिल्क से रिलेटेड, एनिमल्स का वेविंग रेजिंग हो जाता है, फ्लावर्स का बिजनेस हो जाता है, हनी का बिजनेस हो सकता है, इस तरीके की चीजें। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग सस्टेनेबल लिवलीहुड अवे फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग बिकम्स ऑल द मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज क्रॉप फार्मिंग सेक्टर इज ओवरबर्डन्ड, राइट। नेक्स्ट, क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब जब आप बाहर काम ढूंढोगे तो क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखो सबसे पहले आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या मतलब होता है? पशुपालन। आओ सर, एक तो मेरा बोर्ड भी बोलता है थोड़ा स्लो चलाया करो भाई, ठंड बहुत है। ठीक है जी। देखो एनिमल हस्बेंड्री में लिखा हुआ है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसिडर्ड विद ब्रीडिंग, रेयरिंग, केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। पशु को पालना, लाइफ स्टॉक फार्मिंग इसको बोलते हैं, है ना। देखो यहाँ पे बने हुए हैं मुर्गी, गाय, भैंस, इनसे रिलेटेड जो भी बिजनेस होता है वो सब अंडर लाइफ स्टॉक फार्मिंग। कैटल, गोट, फोल्स, डक, गूज एटसेट्रा आर वाइडली हेल्ड स्पीशीज। आप देखते हो ना, गाय का दूध, भैंस का दूध, इसके अलावा लोग बहुत सारे एनिमल्स, जो लोग एग्स वगैरह का बिजनेस करते हैं वो उस तरीके की एनिमल्स को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो उससे उन्हें बिजनेस मिलता है। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक फार्मर्स के पास ऑप्शन है जो वो कर सकते हैं।
आगे क्या लिखा हुआ है, इंडिया ओन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऐसा देश है जिसके अंदर इस तरीके का बिजनेस होता है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड इनकम, इनकम बढ़ती है, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन टू द फैमिली विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपका पशु बीमार हो जाता है, एनिमल बीमार हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वेट्स अवेलेबल नहीं है। वेटरनरी केयर का मतलब है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू बैकवर्ड नो हाउ, नॉलेज नहीं है, किस तरीके से करना है उसका नॉलेज नहीं है, जिस वजह से काफ़ी प्रोडक्टिविटी लो रहती है। तो एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है सर हमारे पास? दूसरा ऑप्शन है फिशरीज। फिशरीज का क्या मतलब होता है? फिशेस से रिलेटेड बिजनेस करना, है ना। देखो यहाँ पे बोट से जाके फिश वगैरह पकड़ रहे हैं, तो ये भी बहुत पॉपुलर बिजनेस है, बहुत चलता है हमारे इंडिया में भी। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास हमेशा से अवेलेबल है। क्या लिखा है देखो, फिशरीज रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश and other aquatic animals. Fisheries sector plays an important role in the socio-economic development of the country. Fishing community in India depends almost equally on inland sources और marine sources. देखो यहाँ पे बोल रहा है कि हम दोनों ही sources के ऊपर डिपेंड करते हैं, inland भी और marine भी, मतलब समुद्र वाले एरियाज भी और ऐसे जो समुद्र नहीं है, जो नॉर्मल छोटे मोटे एरियाज हैं, वहां पे भी ये लोग डिपेंड करते हैं। ओके, इनलैंड सोर्सेज इंक्लूड रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, ये तो हो ही गया। और मेराइन सोर्सेज में आ गया सीज एंड ओशंस। वाह भाई वाह। बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है, मतलब बिजनेस जितना काम मिलना चाहिए उतना काम नहीं मिलता। मोबिलिटी ऑफ लेबर्स नहीं है। मोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब लेबर मूव नहीं करती, जिस एरिया में है बस वहीं रहना चाहती है और किसी रीजन में मूव करके बिजनेस नहीं करना चाहते। पर कैपिटा अर्निंग्स कम है, मतलब इसमें जो प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी है वो कम है, पर पर्सन अर्निंग बहुत कम है। और एक प्रॉब्लम और है इसके अंदर, ये लोग ये एक डेट्स में है, ये कम्युनिटी ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। जैसे किसान के ऊपर कर्जा है ना, उसी तरीके से फिशरीज के ऊपर भी काफी कर्जा है, पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है, दो समझ में आ गए? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों का, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है बच्चों हॉर्टिकल्चर, कॉटेज एंड हाउस होल्ड और डेयरी। सर हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बताया ना, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इनका बिजनेस, इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अब देखो अभी तक किसान सिर्फ फसल किस चीज़ की लगा रहा है, वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये हो गया मेनली, है ना। लेकिन हम लोग फ्रूट्स का भी तो बिजनेस कर सकते हैं। आम के बाग होते हैं लोगों के, बनाना, पूरे पूरे बनाना ट्रीज होते हैं, कोकोनट का बिजनेस बहुत पॉपुलर हो रहा है आज की डेट में, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। वी आर एमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट्स। नट्स का बिजनेस बहुत ज्यादा है भैया, बहुत ज्यादा है। एंड अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस। हॉर्टिकल्चर इज एमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है सर? कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। सर कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज क्या है? कॉटेज एंड हाउस होल्ड में बेटा हमारे घर घर में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, जो इंडिया में बहुत देखने को मिलती हैं, आपके आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये बिजनेस करते होंगे, जैसे सोप मैन्युफैक्चरिंग, साबुन बना रहे हैं, डॉल मेकिंग, मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम बहुत पॉपुलर है, बहुत छोटी सी जगह में हो जाता है, बी कीपिंग have emerged as alternative source of income generation. In many rural areas, these household activities are being promoted by farm women groups. Usually इनको women run कर रही हैं, focusing on income generation through employment of women. ठीक है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो हमारे देश में बहुत पॉपुलर है स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग, समझते हो, बहुत सारी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये सब हमारी मेरी दादी करती थी। आज तो वो हमारे साथ नहीं है, बट मैंने बहुत सारे स्वेटर पहने हैं जो उन्होंने घर पे ही बनाए हैं। मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हैं जो उन्होंने घर पे ही बनाए हैं। सॉक्स हो गई, कैप्स हो गए, वो घर पे ही बना देते थे। तो ये बहुत पॉपुलर है हमारे देश में, इस तरीके की कला, ये आर्ट है ना, और ये बिजनेस भी है। तो ये है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? डेयरी। डेयरी से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर डेयरी में तो हमने व्हाइट रेवोल्यूशन भी देखा, पूरा गुजरात में किस तरीके से इकट्ठे हो गए अमूल बन गया इतना बड़ा, है ना। इसके अंदर ब्रीडिंग, रेजिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स, जिसमें मिल्क और मिल्क से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। डेयरिंग इज द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 3 decades हैव बीन इंप्रेसिव। बहुत अच्छा चल रहा है।
ड्यू टू सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। सर व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड? वही व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। अभी पीछे पढ़ा ना हमने व्हाइट रेवोल्यूशन, उसी को ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 17 मिलियन टन्स to 102.6 million ton in 2006-7 and 165.4 million tons in 16-17 and 198.4 million tons in 19 से 20। सर क्या ये डेटा याद करना है? नहीं बेटा, लेकिन स्टिल अगर आपको एक दो फिगर्स याद कर पाओ और एग्जाम में लिख दो तो टीचर खुश हो जाएगा कि यार बच्चे ने नंबर्स लिखे हैं। नंबर जो बच्चा लिख देता है ना, नंबर का मतलब ऐसे फिगर्स, डेटा थोड़ा बहुत लिख देता है, एक दो क्वेश्चन में भी तुमने लिख दिया, योर आंसर बिकम मोर इंप्रेसिव और उस पर अच्छे नंबर मिलते हैं। समझे? तो ये हमारे पास एक और ऑप्शन है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारे पास एक दो स्कीम्स हैं या फिर ऐसी एसोसिएशंस हैं जो चल रही हैं हमारे देश में और जिससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है रूरल एरियाज में। सबसे पहले आता है तनवा। तनवा क्या है सर? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। याद रखना है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर इज अ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन तमिलनाडु with a view to train women in diverse technique of farming। ये आपसे बस वैसे ही मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तमिलनाडु में चलता है जिसमें विमेन को ट्रेन किया जाता है अलग अलग फार्मिंग्स के बारे में। आगे क्या लिखा हुआ है? दिस इज एक्सपेक्टेड टू रेज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन। इससे विमेन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्या आता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से भी, कंप्यूटर्स की, टेलीकॉम की मदद से भी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाए, जिससे फार्मिंग में हेल्प हो, रूरल एरियाज़ में लोगों तक नॉलेज पहुँचे और उसके साथ वो नई नई टेक्निक्स को यूज़ करके फार्मिंग करें और अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन में भी जाएं। उससे उनका बिजनेस भी प्रमोट होगा और वो नॉर्मली ग्रो भी कर पाएंगे। राइट, ये भी वैसे एक रीड ओनली टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। सही है जी? ठीक है सर। अब आ जाता है व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड। तो देखो ये मैंने आपको बताया था कि जब मिल्क के बिजनेस को कोऑपरेटिवली करा जाता है, ये देखो मिल्क के बिजनेस को मिल के करा जाता है, उसको बच्चों व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है? इट इज अ सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स लॉन्च्ड इन 1966। द सिस्टम रिक्वायर्स द मेंबर फार्मर टू पूल देयर प्रोडक्शन। पूल का मतलब इकट्ठा कर लो और एक साथ बेचेंगे, है ना। पूलिंग इंक्रीजेस द क्वांटम ऑफ सेल। सेल बढ़ती है, thereby increasing their bargaining power। इससे वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बार्गेनिंग पावर जब भी होगा तो अच्छा पैसा कमाना। Pooling also makes grading and processing of the product as economically viable propositions। जब बहुत सारे तरीके का आपके पास मिल्क आएगा तो आप उसको ग्रेड भी कर सकते हो कि ये महंगा है, ये सस्ता है, ये घी सस्ता है, ये इस तरीके का है, ऐसे। मिल्क कोऑपरेटिव इन इंडिया हैव देयर एपिसेंटर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात से बच्चों मेनली ये बिजनेस चलता है। ओवर द लास्ट 30 ईयर्स कॉपरेटिव्स हैव रिकॉर्डेड वंडरफुल प्रोग्रेस। बहुत शानदार तरीके से चले हैं और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहा है। सही, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है हमारे देश में। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आता है बच्चों व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? तो देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक सिंपल सा स्लोगन है, से नो टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसका मतलब हम फार्मिंग में, हम क्रॉप्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं तो वो हम ही लोग तो खा रहे हैं, हमारे अंदर केमिकल्स जा रहे हैं, हमारी हेल्थ खराब हो रही है, हमें स्किन एलर्जीज देखने को मिल रही है, हमें हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं जो पहले नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हम जो भी फसल खा रहे हैं, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो सब केमिकल से बन रहा है, तो हमारे अंदर केमिकल जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, उनको अवॉइड कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फूड की डिमांड कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं ये यूज नहीं होते, वहां पे यूज होते हैं एनिमल्स के जो हमारे पास नेचुरल है, नेचुरल कंपोस्ट, नेचुरल मैन्योर, ठीक है ना, उस तरीके की चीजें यूज होती हैं जिससे बहुत अच्छे तरीके से कीड़े वगैरह भी मर जाते हैं और उसको एक अच्छी खाद के तरीके से यूज किया जाता है। तो देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग विच रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स। एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट आर द बेसिक इनपुट्स। इट डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ केमिकल। केमिकल नहीं चलेगा। सिंपली डिस्कार्डिंग इज नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन सिर्फ इनको छोड़ देना ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जो फोकस करता है सॉइल हेल्थ पे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के आना। इट इज अ सिस्टम विच फोकसेस ऑन सॉइल हेल्थ
rather than plant health, so that farming becomes a long period sustainable process, ताकि फार्मिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस बने और अगली जनरेशन तक भी इससे हेल्प हो सके। आगे क्या लिखा है, इसके क्या क्या फायदे होंगे सर? बहुत सारे फायदे हैं। देखो, एक तो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज नहीं करते, क्योंकि जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो पेट्रोल से बनते हैं बेटा, पेट्रोलियम बेस होता है उनका। तो अगर हम वो सब छोड़ेंगे तो हम इस तरीके के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बचा भी तो पाएंगे, उस फ्यूल को हम कहीं और भी तो यूज कर पाएंगे। दूसरा लिखा हुआ है एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हमारी एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स पानी में भी जाएंगे, है ना, जमीन पे भी नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमारे रिसोर्सेज खराब होते हैं। अभी हम अच्छे से रिसोर्सेज को सेव कर पाते हैं। सॉइल फर्टिलिटी बेटर रहती है। नॉर्मली सॉइल फर्टिलिटी ये लोग खराब कर देते हैं केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके, अब हम यूज ही नहीं करेंगे तो सॉइल भी फर्टाइल रहेगी। बहुत बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड, हमें हेल्दी और टेस्टी फूड मिलेगा इससे। एक तो हेल्दी होगा, केमिकल्स नहीं है, और टेस्टी भी बहुत होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप अपने छोटे से गार्डन में टमाटर देखो, टमाटर तो गमले में भी लग जाते हैं, उनको लगा के देखो, मिर्च लगा के देखो, मतलब जो सब्जियां घर में हो जाती हैं बहुत आसानी से, और उनका आप टेस्ट चेक करना, आपको रियलाइज होगा कि कितना डिफरेंस आ जाता है। ऑलराइट, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है और हमारे यहाँ तो एबंडेंस ऑफ लेबर है, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, बहुत महंगा नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, आराम से छोटा किसान भी, एक गरीब किसान भी इसको कर सकता है और खूब पैसे कमा सकता है, राइट। ये सब इसके बेनिफिट्स हैं बेटा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? नंबर 1, इट इज लेस पॉपुलर, अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि लोगों को क्विकली सामान चाहिए होता है और इसमें लगता है समय, तो ये अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, जैसे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो धीरे धीरे अवेयरनेस स्प्रेड होगी तो इसकी काफी डिमांड हो सकती है। दूसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केटिंग नहीं है ना। तीसरा, लो ईल्ड, इसकी बहुत अच्छी ईल्ड नहीं होती। अब देखो, ऑफ कोर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स से जो काम होगा, जो फसल आएगी, ऑर्गेनिकली ला पाना पॉसिबल नहीं है, राइट। उसके बाद आता है शॉर्टर फूड लाइफ, फूड की लाइफ बहुत छोटी होती है, आप इसको बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकते, जल्दी खराब हो जाता है, तो जल्दी ग्रो करके जल्दी इसको कंज्यूम करना ही बेटर रहता है। लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, इसके अंदर बहुत सारी क्रॉप्स नहीं है, हमारे पास लिमिटेड चॉइस रहती है इसमें क्रॉप्स की। ये सब इसके चैलेंजेस हैं, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। लास्ट आता है बच्चों हमारे पास फार्मिंग, सॉइल फर्टिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये कैसे जुड़ा है? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलता है कि हमें फार्मिंग इस तरीके से करनी है कि हम भी इंजॉय कर लें और हमारे आने वाली जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इतने ज़्यादा यूज़ कर लें कि हम तो सर्वाइव कर जाएं, लेकिन आने वाली जनरेशन को खाने में प्रॉब्लम हो, आने वाली जनरेशन को खाने का सामान ना मिले। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, कन्वेंशनल फार्मिंग इरोड्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, चीज़ें खराब करती हैं, फर्टिलिटी खराब करती है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेन करती है फर्टिलिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग नर्चर सॉइल एज अ रिसोर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल को लेकर चलती है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा रिसोर्स तैयार करेंगे। अकॉर्डिंगली इट इज नॉट ओनली एनवायरमेंट फ्रेंडली बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया कि जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सस्टेन किए जा सके लंबे समय के लिए, ताकि सारी जनरेशन इसको आने वाली यूज कर पाए। ऑलराइट, इसी के साथ बेटा जी रूरल डेवलपमेंट पूरा समाप्त हो जाता है। आई होप आपको आज वाला पार्ट समझ में आया होगा। बस आपको एक बार गो थ्रू करना है, रीडिंग करनी है, काम समाप्त हो जाएगा। हमारे पास बचे हैं इंडियन इको में, अब कितने हो गए हमारे, 5 हो गए, 3 चैप्टर्स बचे हैं। अगले वीक में कोशिश करेंगे इसे समाप्त करने की एंड एवरीथिंग विल बी ओवर। ठीक है, बिजनेस स्टडीज खत्म, इकोनॉमिक्स खत्म, मैक्रो का एक आधा छोटा चैप्टर रह रहा होगा वो पूरा कर देंगे। अकाउंट्स हमारा वो भी इसी मंथ में खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा चल रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इसी तरीके से बढ़ते रहो। और उसके बाद जनवरी फेब मार्च खूब मेहनत करेंगे, बहुत कुछ नया करेंगे और चीज़ें बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।